सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, जैसे कि आप सबको पता है कि आपका यूपीएससी ईपीएफओ एग्जाम 2 जुलाई को है, तो अब आपके पास बहुत ही कम समय है। तो मैं आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आप सबको बता दूं कि लास्ट 25 डेज आपके सामने है। तो इन 25 दिन में आपको प्रॉपर्ली जितने भी आपके टॉपिक्स हैं, हर एक ईच एंड एवरी टॉपिक में मैं अराउंड 50-60 क्वेश्चन आपको रोज रात को करा दिया करूंगा, ताकि आपको पता चल सके कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। और ये जो इस सेशन की मेन खास बात क्या रहेगी, दैट ये सेशन ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट का होगा। आप इसको 2x पे देखोगे तो अराउंड 7-8 मिनट में आपका ये सेशन खत्म हो जाएगा, आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो गाइस, बात करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे कहता है डैश रेफर्स टू द ऑल टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ऑल द पार्टीज कंसर्न्ड विद इंडस्ट्री। तो 4 ऑप्शन दिए, दैट इज इंडस्ट्रियल रिलेशन, ह्यूमन रिलेशन, जनरल रिलेशन की ऑल ऑफ दीज। तो गाइस, जैसे कि आप सबको पता है चैप्टर का नाम ही हमारा क्या है सर, इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉस। तो आप सबको बता दूं इसका आंसर रहेगा दैट इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप। इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप हमें बताता है बिटवीन ऑल द पार्टीज, जितने भी आपकी इंडस्ट्रीज में एक तरह से पार्टीज होते हैं, चाहे वो एम्प्लॉय है, ट्रेड यूनियन है, कोई भी है, उनके बीच में जो भी रिलेशनशिप है उसको हम बोलते हैं दैट्स इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप। बात करते हैं द स्कोप ऑफ आईआर डज नॉट इंक्लूड। तो आईआर मतलब इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप। इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप में क्या इंक्लूड नहीं होता, आप सबको बता दूं इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप में हम कस्टमर के साथ रिलेशनशिप नहीं देखते, ठीक है। इसमें हम इन बिटवीन जो इंडस्ट्रीज के अंदर है, चाहे वो ट्रेड यूनियन है, एम्प्लॉयर है, उनके बीच में हम रिलेशनशिप देखते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, डोमिनेंट एस्पेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप आर। देखो, नाम ही सजेस्ट करता है इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप। हमने क्या करना होता है, इंडस्ट्रीज की ना रिलेशनशिप को एक तरह से मेंटेन करके रखना होता है। मतलब कि हमने कॉन्फ्लिक्ट को सबसे कम से कम करना है। कम से कम कैसे करना है सर, बीच जो हमारे एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयज है उनके बीच में कॉपरेशन लाना है। तो इसका आंसर क्या आएगा, दैट जो बोथ ऑफ दीज। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इन्फ्लुएंस दैट आईआर। तो बात हो रही है कौन सा आईआर को इफेक्ट करता है। तो कहते हैं इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स, सोशल फैक्टर्स की ऑल ऑफ दिस। तो ये तीनों के तीनों फैक्टर्स आपको बता दूं आईआर को इफेक्ट करते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ स्कोप ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप। तो इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप का ये कौन सा इसमें से पार्ट नहीं है स्कोप का, ठीक है। पहला बोलता है लेबर रिलेशनशिप, एम्प्लॉय रिलेशनशिप, डेट ग्रुप रिलेशनशिप की नन ऑफ दिस। तो 5th का आंसर आपका रहेगा लेबर रिलेशनशिप। इसमें जो स्कोप है ना इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप पर, उसमें लेबर रिलेशनशिप नहीं रहती। बात करते हैं मेन एस्पेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप पार्ट। तो इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप का मेन एस्पेक्ट क्या है, कहता है प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ हेल्दी मैनेजर एंड लेबर रिलेशनशिप, मेंटेनेंस ऑफ इंडस्ट्रियल पीस एंड अवॉइडेंस ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, डेवलपमेंट की ऑल ऑफ दीज। तो अगर बात करें 6 का, तो 6 का जो मेन एक्सपेक्ट रहता है इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप का, तो इसका ये ऑल ऑफ दीज रहता है। उसने हेल्दी मैनेजर भी मेंटेन करना है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को भी कम से कम करना है, और एक तरह से जो इंडस्ट्री की डेमोक्रेसी है उसे भी मेंटेन करके रहना है। मतलब कि सबको बोलने का हक है। ये नहीं है कि जो एम्प्लॉय है वो बोले कि मैं सुप्रीम हूं, मैं आपके ऊपर एक तरह से हावी रहूंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट इफेक्ट इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप। तो इसमें से कौन सा इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप को इफेक्ट नहीं करता, इसकी ये बात हो रही है डेट इसमें आप सबको बता दो डेट योर साइकोलॉजिकल फैक्टर्स इफेक्ट नहीं करते। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अप्रोचेस ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप, दैट जो गांधीयन अप्रोच, सिस्टम अप्रोच, ऑक्सफोर्ड अप्रोच की ऑल ऑफ दिस। अब गाइस, आप सबका एक होमवर्क है, आप सबने कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है कि सिस्टम अप्रोच किन्होंने दिया हुआ है, वो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। आप सबको बता दूं इसका आंसर ऑल ऑफ दिस है, ठीक है। ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट वन। ये तीनों की तीनों इसके अप्रोच हैं। आपका होमवर्क रहेगा, आप सबने कमेंट सेक्शन में लिख के बताना सिस्टम अप्रोच किन्होंने दिया है। बात करते हैं नेक्स्ट, Which of the following National Labour Federation was founded in 1920? तो 1920 में कौन सी एक तरह से फेडरेशन एक तरह से उत्पन्न हुई थी, दैट इज ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, दैट इज AITUC। याद रखना, ठीक है, ये आपका हिस्ट्री का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। दैट लाला लाजपत राय जी ने एक तरह से इसको एस्टैब्लिश किया था, दैट AIUTC, दैट इज ऑल इंडिया यूनियन ट्रेड कांग्रेस, ठीक है, 1920 में आई थी। और ये ट्रेड यूनियन की फर्स्ट आप कह सकते हो कि एक ऑर्गेनाइजेशन बनी थी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कलेक्टिव बार्गेनिंग वाज कंसीडर्ड एज अपेक्स ऑफ आईआर सिस्टम इज कंसर्न्ड विद। तो कलेक्टिव बार्गेनिंग की बात हो रही है। तो कलेक्टिव बार्गेनिंग आप सबको बता दूं कहता है कलेक्टिव बार्गेनिंग इन सभी अप्रोच में एक तरह से इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहा है, चाहे वो गांधीयन अप्रोच हो, चाहे वो सिस्टम अप्रोच हो, या ऑक्सफोर्ड अप्रोच हो। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ आईआर। तो आईआर का मेन ऑब्जेक्टिव हमने इसमें बताना है, डेट इसमें सामने मुझे दिख रहा है डेट आईआर का जो मेन ऑब्जेक्टिव रहता है ना। तो गाइस, अगर हम इसमें बात करें, इसमें ऑप्शन थोड़े से गलत लग रहे हैं, डेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ आईआर। तो ये तीनों की तीनों मेन ऑब्जेक्टिव तो चलो रहते ही हैं, ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट वन। अगर ऑप्शन तो चलो ऑल ऑफ दिस नहीं है, आई थिंक सो क्वेश्चन में होना चाहिए था डेट की ऑब्जेक्टिव, ठीक है। अगर मैं बात करूं
इसमें आपका की ऑब्जेक्टिव क्या है? तो आप सबने याद रखना है कि इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप का की ऑब्जेक्टिव है टू अवॉइड एंड मैनेज डिस्प्यूट्स, मतलब डिस्प्यूट्स को अवॉइड करना है और उसको मैनेज करना है। ये एक तरह से मेन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव रहता है, तो उसके कारण मैं इसको नन ऑफ दीज कर रहा हूं। ठीक है, ऐसे तो ऑल ऑफ दीज है। अगर हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, तीनों के तीनों इसमें ऑब्जेक्टिव्स बन ही जाते हैं कुछ ना कुछ करके। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। The conflict and dispute between employers and employees on an industrial matter are known as, तो ये सामने दिख रहा है that it is known as industrial dispute। तो 13 की बात करते हैं। 13 का आंसर आता है that the utility of the non violence as a means of conflict। तो नॉन वायलेंस से सर हमें एक ही याद आता है, that जो गांधीयन अप्रोच। तो 13 का आंसर भी ए आ जाएगा। सर a dash tries to protect, maintain and improve economic, social and vocational interest of their members। तो कहता है ट्रेड यूनियन, एम्प्लॉय यूनियन, बोथ ए एंड बी की नन ऑफ दीज। तो कौन एक तरह से प्रोटेक्ट करता है, मेंटेन करता है, इंप्रूव करता है इकोनॉमिक, सोशल एंड वोकेशनल इंटरेस्ट ऑफ देयर मेंबर? तो ये मेंटेन करती है डेट जो ट्रेड यूनियन। ठीक है, याद रखना। आगे बात करते हैं 15। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ट्रेड यूनियन इंक्लूड। तो ऑब्जेक्टिव क्या है ट्रेड यूनियन का अगर हम बात करें? डेट एम्प्लॉय कंपनसेशन, वर्किंग कंडीशन, रिकॉग्निशन एंड पार्टिसिपेशन एंड ऑल ऑफ दीज। तो 15 का भी आपका आंसर आ जाएगा डेट जो D1, ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट वन। बात करते हैं 16। वट क्राइटेरिया आर यूज टू असेस वेदर ट्रेड यूनियन इज इंडिपेंडेंट। तो ट्रेड यूनियन अगर इंडिपेंडेंट है तो क्या क्राइटेरिया से हमें पता चलता है वेदर इट्स नेम इंप्लाइज इंडिपेंडेंस, इट्स बैकग्राउंड एंड द वे इट ऑर्गेनाइजेस, द साइज ऑफ इट्स मेंबरशिप, इट्स फ्यूचर प्लान फॉर कॉर्पोरेशन विद द एम्प्लॉयर। तो आप सबको बता दूं दैट इसका जो है ना उसका बैकग्राउंड एंड द वे इट ऑर्गेनाइजेस एंड स्ट्रक्चर इटसेल्फ इंक्लूड्स इट्स फाइनेंसेस। ये इससे हमें पता चलता है कि वो कितना इंडिपेंडेंट है, कितने वो एक तरह से डिसीजन अपने खुद ले रहा है, किसके ऊपर वो डिपेंडेंट नहीं है। ये सब कुछ उधर से ही पता चल जाता है। 17। आर कलेक्टिव एग्रीमेंट लीगली इन्फोर्सेबल। कहता है क्या कलेक्टिव बार्गेनिंग जो है वो इन्फोर्सेबल है? तो बात होता है यस, अदरवाइज दे वुड बी वर्थलेस। नो, दे आर नेवर लीगली इन्फोर्सेबल। दे आर प्रिज्यूम्ड नॉट टू बी लीगली इन्फोर्सेबल, ओनली दोज मेड विद ट्रेड यूनियन। तो आप सबको बता दूं 17 का आंसर आपका रहेगा C1। These are presumed not to be legally enforceable unless the parties agree otherwise। मतलब कि अगर तो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर एक तरह से राजी हो गए तो हम क्या करेंगे यार, वो दोनों एक राजी हैं तो एक तरह से वो इन्फोर्सेबल है, अगर राजी नहीं है तो इन्फोर्सेबल नहीं है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट 18। द एम्प्लॉयज obliged टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू ट्रेड यूनियन रिप्रेजेंटेटिव फॉर कलेक्टिव बार्गेनिंग पर्पस। तो कहता है नो। पहली बात है कि नो तो आंसर होएगा ही नहीं कि हमने उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करनी, ट्रेड यूनियन को तो हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी ही करनी है। सेकंड में भी नो लिखा है तो सेकंड भी कैंसिल कर देते हैं। बचा C एंड D। सी में बोलते हैं यस इफ इट इज इंफॉर्मेशन देन द एम्प्लॉय रिप्रेजेंटेशन नीड टू कैरी ऑन कलेक्टिव बार्गेनिंग, यस बट ओनली इफ यूनियन रिप्रेजेंटेटिव एग्री टू कीप इट सीक्रेट। तो देखो कीप सीक्रेट भी नहीं रखना होता इसमें, आपको बता दूं उसे अपनी पूरी यूनियन को एक तरह से पूरे मेंबर्स को बताना पड़ता है कि हमारी क्या बात हुई है, क्या कलेक्टिव बार्गेनिंग हुई है। तो सी ऑप्शन इज द राइट वन। 19। Can an employer refuse to employ a trade union member because the employer regards them all its troubles maker? तो कहता है वो हमारी चिंता का एक तरह से विषय है, तो इसलिए ट्रेड यूनियन का जो हेड है उसको तो मैं कभी हायर नहीं करूंगा। तो ऐसा वो नहीं कर सकता। नो, इट वुड बी अनलॉफुल, याद रखना। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। गोल्डन फॉर्मूले की बात हो रही है, तो गोल्डन फॉर्मूला इसमें से आप सबको तो दैट सी ऑप्शन इज द राइट वन। द फॉर्मूला विच सेज दैट स्टैट्यूटरी प्रोटेक्शन इन टॉर्ट कैन ओनली हैपन व्हेन द एक्शन इज कंटेम्प्शन एंड फर्दरेंस ऑफ ए ट्रेड डिस्प्यूट। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। Is it legal for a trade union to call together its worker in one factory and decide on a strike based on voting by raising hands? तो आप सबको इसमें रेजिंग हैंड्स तो हमने नहीं करने, बैलेट सिस्टम इसमें चलता है बिकॉज ऑल बैलेट्स हैव टू बी सीक्रेट। इसमें क्या करना होता है, बैलेट्स को सीक्रेट रखना है, ये नहीं बताना कि कौन किसने यस किया किसने नो किया है। ठीक है, ऐसे फूट डल जाती है बड़ी बात। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन में यूनियन रिफ्यूज टू एडमिट ए पर्सन। तो आप सबको बता दूं अगर वो कोई भी मिसकंडक्ट करता है हम तभी उसको एक तरह से बाहर कर सकते हैं, हम उसको एक तरह से रिफ्यूज कर सकते हैं कि तू हमारा मेंबर नहीं बन सकता। 23। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट ए इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप। तो इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप के रिलेटेड क्या सही बोल रहा है? कहता है द डिस्प्यूट में रिलेट टू एम्प्लॉयमेंट, द डिस्प्यूट में रिलेट टू नॉन एम्प्लॉयमेंट, द डिस्प्यूट में बी बिटवीन वर्कर एंड वर्कर, द डिस्प्यूट में बिटवीन एम्प्लॉयर एंड गवर्नमेंट। तो इसका आंसर डेट नॉट बताना था इज ट्रू अबाउट इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। ठीक है, तो इसका आंसर आ रहेगा दैट द डिस्प्यूट मे बी बिटवीन एम्प्लॉयर एंड गवर्नमेंट। बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स द टर्म यूनियन बैलेट। तो यूनियन बैलेट की बात हो रही है, तो 24th का आपका आंसर रहेगा दैट इज योर ए ऑप्शन। अ बैलेट इज अ सिस्टम बाय विच यूनियन मेंबर्स वोट। 25th व्हाट इज मेंट बाय टर्म कलेक्टिव बार्गेनिंग। तो कलेक्टिव बार्गेनिंग की बात हो रही है,
तो कलेक्टिव बार्गेनिंग में क्या रहता है डेट, आपको मैं बता दूं, इसका डी ऑप्शन नीचे आ रहा है, हाँ ये चारों ऑप्शन आप देख सकते हो। डेट अ प्रोसेस बाय विच यूनियन नेगोशिएट विद सप्लाई फॉर प्रोविजन, प्रोसेस बाय विच यूनियन रिक्रूट न्यू मेंबर, यूनियन मेंबर मीट। इसमें क्या रहता है, देखो बैलेट सिस्टम में प्रॉपर्ली आपको बता दूं, कोई भी नेगोशिएशन है जो करनी है वो बैलेट सिस्टम के थ्रू होती है। अभी हमने ऊपर पढ़ा दैट बैलेट सिस्टम में सिंपली वोटिंग होती है, ठीक है। आपने चिट सिस्टम बता देना कि हाँ मैं ये इसके खिलाफ हूँ या इसके साथ हूँ, वो सब कुछ आपने बता देना होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंडस्ट्रियल टॉट, तो इंडस्ट्रियल टॉट की बात हो रही है तो बता दूं ग्रॉस मिसकंडक्ट इज नॉट ए टॉट, बाकी सब इसमें टॉट हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं 27, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन ए यूनियन डू वंस इट इज रिकॉग्नाइज, जब वो एक बार रिकॉग्नाइज हो गई तो वो क्या कर सकती है, तो वो कलेक्टिव बार्गेनिंग में एंटर हो सकती है एम्प्लॉयर के साथ, ठीक है। तो बी ऑप्शन इज द राइट वन। 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रेड यूनियन, तो ट्रेड यूनियन का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, तो इसमें ना इंडिविजुअलिज्म को नहीं देखा जाता, तो इंडिविजुअल एक्शन इज द राइट वन। 29, विच यूनियन इज फोर्स्ड ऑन मेकिंग द स्किल्स ऑफ इट्स मेंबर्स वैल्यूएबल एंड नॉट इजीली रिप्लेसेबल। देखो व्हाइट कॉलर है, एक तरह से आपका डेट ब्लू कॉलर भी होता है। व्हाइट कॉलर देखो वो हो गए जो थोड़े से आप कह सकते हो कि कॉर्पोरेट सेक्टर के पर्सन आप कह सकते हो, जो टाई पैंट वगैरह पहन के चलते हैं उनको कॉर्पोरेट सेक्टर्स, वो आप कह सकते हो व्हाइट कॉलर होते हैं। अगर मैं ब्लू कॉलर की बात करूं, डेट इज जो इंडस्ट्रीज में वर्क करते हैं, वर्कमेंस को आप एक तरह से कह सकते हो, डेट इज ब्लू कॉलर। तो बात हो रही है 29 की, डेट कौन से हैं जो मेक करते हैं स्किल्स ऑफ इट्स मेंबर्स वैल्यूएबल एंड नॉट इजीली रिप्लेसेबल, डेट ऑक्यूपेशनल यूनियन, याद रखना, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 कहता है यूनियन मेंट टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट एंड द राइट ऑफ द नॉन मैनुअल एम्प्लॉय, तो नॉन मैनुअल एम्प्लॉय में याद रखना आपका 30 का आ जाएगा दैट इज योर ब्राउन कॉलर, ठीक है। तो इसमें ब्राउन कॉलर इज द राइट वन। नॉन मैनुअल जहां भी आएगा ना उधर ब्राउन कॉलर आ जाएगा, ठीक है। आगे, द इंडस्ट्रियल पीस इज सिक्योर्ड थ्रू वॉलेंट्री डैश एंड कंपल्सरी डैश, तो आप सबको बता दूं जो इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं सर, बाय वॉलेंट्री नेगोशिएशन एंड कंपल्सरी एडजुडिकेशन, ठीक है। एक होता है एर्बिट्रेशन में बाहर एक थर्ड पर्सन के थ्रू अपनी सुलह कराते हैं, ठीक है। तो इसमें एडजुडिकेशन आएगा, डेट उसमें कंपल्शन होनी चाहिए। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, फैक्ट्री एक्ट रिलेटेड आ गया। कहता है फैक्ट्री एक्ट के तहत एडल्ट के कौन है, ठीक है। आपको बता दूं एडल्ट वो है जिसने 18 साल कंप्लीट कर लिए, एडोल्सन वो है सर जिसने 15 साल पार कर लिए, ठीक है। तो इस तरह से सारी ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो आगे बात करते हैं, एज पर फैक्ट्रीज एक्ट चाइल्ड कौन है सर, चाइल्ड वो है जिसने अभी तक 15 साल की उम्र कंप्लीट नहीं की है, तो 15 ईयर्स इज नॉट कंप्लीटेड येट, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34, एज पर फैक्ट्री एक्ट विच आर ट्रू इन रिस्पेक्ट ऑफ द डैश डेफिनेशन ऑफ द वर्कर, तो वर्कर की डेफिनेशन के रिलेटेड क्या इसमें सही दिया हुआ है, तो आपने ये बताना है। आप अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप सबको बता दूं ये सारी की सारी वर्कर के रिलेटेड हैं, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में होना चाहिए, रेम्युनरेशन उसकी हो ना हो, विद और विदाउट द नॉलेज, हमें ये नहीं पता, ज़रूरी नहीं है कि उसने बोला कि हाँ मुझे पता ही नहीं है कि मुझे किसने हायर किया किसने नहीं किया, मेरा हेड कौन है वगैरह वगैरह, तो वो भी एक तरह से आप कह सकते हो वर्कर कहलाया जाता है। डायरेक्टली थ्रू और एजेंसी, तो आपने रिक्रूट किया उसको थ्रू एजेंसी, वो भी एक तरह से वर्कर कहलाता है। 35, फैक्ट्री मीन्स एंड प्रीमिसेस इन ड्यूरिंग द प्रिसिस्ट thereof whereon a worker are working or were working on day of the preceding 12 months in part of which a manufacturing process is being carried out with the aid of power, तो aid of power में आपकी किसको एक तरह से फैक्ट्री का दर्जा दिया जाएगा, तो 35th का आपका आंसर आ जाएगा दैट इज योर 10 वर्कर्स, ठीक है। मिनिमम 10 वर्कर्स आपको चाहिए विद द हेल्प ऑफ पावर। आगे बात करते हैं एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलिनियस प्रोविडेंट फंड की बात हो रही है, तो इसमें आपको मिनिमम कितने मेंबर्स चाहिए ताकि आप इसमें एस्टैब्लिश कर सको, तो 36 में रहेगा डेट जो 20 मेंबर्स आपके करेक्ट रहेंगे, 20 एम्प्लॉयज आपको मिनिमम चाहिए होते हैं। एन एम्प्लॉयज हुज सैलरी एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग डज नॉट एक्सीड शैल बिकम अ मेंबर ऑफ द प्रोविडेंट फंड अंडर द एक्ट, तो जिसकी सैलरी 15,000 के ऊपर नहीं है तो वो एक तरह से प्रोविडेंट फंड का एक तरह से बन सकता है मेंबर, तो 37 का क्या रहेगा डेट 15,000। 38, एम्प्लॉय शेयर प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन इज, तो कंट्रीब्यूशन की बात हो रही है प्रोविडेंट फंड में, तो अगर बात करें 38 का, तो 38 का आंसर है 12%। 8.33% आपको याद आ रहा होगा, मैं बता दूं 8.33% आपका बोनस के रिलेटेड है, ना कि प्रोविडेंट फंड के रिलेटेड है, ठीक है। बात करते हैं एन एम्प्लॉयज हु सैलरी डज नॉट एक्सीड डैश बोनस एंड द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, ठीक है। तो बोनस के रिलेटेड याद रखना मिनिमम आपकी एक तरह से मतलब मैक्सिमम आपकी 21,000 तक सैलरी होनी चाहिए, तब आप बोनस लिए एलिजिबल हो, ठीक है। 40 क्वेश्चन, ले ऑफ कंपनसेशन, ठीक है। जब आप किसी को ले ऑफ कर देते हो आपने उसको कंपनसेट विद इन 15 डेज कर देना है। बात करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। हाँ ठीक है 40 का, हाँ देखो
Which of the following is not included under the definition of wages given in the Payment of Wages Act? तो पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट में किसको एक तरह से नहीं घुसाया गया, दैट द डी ऑप्शन इसमें सही रहेगा, डेट 41 का डी ऑप्शन, डेट ग्रेचुटी को नहीं घुसाया गया इसमें, ठीक है। आगे बात करते हैं, अंडर विच लेबल लेजिस्लेशन इन इंडिया द प्रोविजन फॉर चेक ऑफ हैज बीन एक्सेप्टेड। तो प्रोविजन फॉर चेक ऑफ किसमें एक्सेप्ट किया गया है, तो डेट जो सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936। नेक्स्ट बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट द मैक्सिमम वेज पीरियड ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस टू एम्प्लॉयज बाय एम्प्लॉयर शैल नॉट एक्सीड, मतलब कि आपने 30 दिन से ज्यादा की सैलरी नहीं देनी। आप बोलो कि मैं आपको 2-2 महीने की सैलरी दूंगा, वो पॉसिबल नहीं है। आप मे बी 7 डेज की सैलरी दे सकते हो, 20 डेज की सैलरी दे सकते हो, 25 डेज की सैलरी दे सकते हो, लेकिन 30 डेज से ज्यादा की सैलरी पे नहीं कर सकते एट वन टाइम। बात करते हैं द टोटल अमाउंट ऑफ डिडक्शन फ्रॉम वेजेस, ठीक है। अब बात होती है अगर आपने डिडक्शंस करनी है आपके डेट वेजेस में से, तो आप सबको बता दूं आपका जो एम्प्लॉय है ना 50% से ज्यादा एक तरह से डिडक्ट नहीं कर सकता। अगर आपकी सैलरी 10,000 है, आपकी छुट्टियों की फीस वगैरह और जो भी आपने कुछ किया है, आपके ऊपर कोई फाइन लगा, कोई पेनल्टी लगा, तो उन सबको मिला के आप सबको बता दूं 50% से ज्यादा वो कट ऑफ नहीं कर सकता। फाइन शुड बी रिकवर्ड विद इन डेज फ्रॉम द डेट ऑफ फाइन वर इम्पोज। तो फाइन्स को आप सबको बता दूं हमने सिंपली 60 डेज में रिकवर करना है। 46 क्वेश्चन कहता है दैट इफ देयर इज विलफुल रिमूवल और डिस्कार्ड बाय द वर्कमैन ऑफ एनी सेफ्टी गार्ड, ठीक है। हमने ना कोई सेफ्टी गार्ड प्रोवाइड किया हुआ था फैक्ट्री में, लेकिन जानबूझ के जो हमारा वर्कर था उसने वो हटा दिया या उसको निगलेक्ट कर दिया, कुछ भी किया और उससे उसको कुछ भी हो जाता है, तो उस केस में कौन कंपनसेशन पे करेगा। तो आप सबको बता दूं 46 में जो एम्प्लॉय है वो तो मुक्त रहेगा, उसको कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। कोई उसके ऊपर उंगली नहीं उठा सकता कि हाँ तूने इधर सेफ्टी नहीं ली, तूने इधर फायर एक्सटिंग्विशर नहीं लगाया, उसने तो लगाया था, लेकिन जो आपका एम्प्लॉय था उसने एक तरह से उधर से निकाल लिया, ठीक है। नेक्स्ट, इन केस ऑफ फैटल एक्सीडेंट इफ द कमिश्नर सर्व्स नोटिस टू द एम्प्लॉय बेस्ड ऑन हिज सोर्स, तो क्या होना चाहिए, एम्प्लॉय कैन निगलेक्ट द नोटिस। तो निगलेक्ट तो कतई नहीं कर सकता यार, निगलेक्ट नहीं करना, आपके ऊपर फाइन और पेनल्टी पड़ सकती है। तो अगर हम बात करें 47 का, तो आप सबको बता दूं डायरेक्ट सी एंड डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन, दैट इफ द एम्प्लॉय थिंक्स लाइबल ही शैल मेक द डिपॉजिट विद 30 डेज। अगर वो लाइबल पाया जाता है तो 30 दिन के अंदर उसने एक तरह से पे करना है, और अगर एम्प्लॉय लाइबल नहीं पाया जाता ही शैल इन हिज स्टेटमेंट इंडिकेट द ग्राउंड ऑन विच डिस्क्लेम लाइबिलिटी, तो उसके खिलाफ एक तरह से उसने बताना है कि मैं इसके लिए लाइबल क्यों नहीं हूं। 48 अंडर एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसीडर्ड डिपेंडेंट ऑफ डिजीज्ड वर्कर। तो डिजीज्ड वर्कर, ठीक है, किसी की डेथ होती है, उस वर्कमैन के किसको एक तरह से आप कह सकते हो डेथ डिपेंडेंट है। तो आप सबको बता दूं ये सारे के सारे एक तरह से इसके डिपेंडेंट ही है। तो इसका क्या रहेगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो डी ऑप्शन इज द राइट वन, ठीक है गाइस, क्लियर है। 49 Under Employee Compensation Act, employer shall not be liable to pay any commission in respect of the injury which does not result in the total or partial disablement of the workman for a period exceeding। तो आप सबको बता दूं अगर किसी का भी डिसेबलमेंट होता है सिंपली मिनिमम मैक्सिमम 3 दिन के लिए, फिर 3 दिन के बाद वो बंदा ठीक हो जाता है, तो उसके लिए आपको कोई भी कंपनसेशन पे करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। उसके बाद करते हैं आज का अपना लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। अंडर एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट एम्प्लॉय शैल नॉट बी लायबल टू पे कंपनसेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी इंजरी नॉट रिजल्टिंग इन डेथ और परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट कॉज्ड बाय एन एक्सीडेंट। तो किस केस में एक तरह से नहीं देना, आप सबको बता दूं डेट ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट वन। बेचारा जो एम्प्लॉय है वो शराब की धुन में है, तो तब तो हम नहीं करेंगे। बाकी सभी आप अगर पर्सन पढ़ सकते हो कि वो विलफुली कर रहा है, तब भी हम पे नहीं करेंगे, उसको कोई कंपनसेशन पे नहीं करेंगे, वो जानबूझ के अपने आप को हानि पहुंचा रहा है, इसमें हमारी गलती थोड़ी है। तो डेट 50th करेगा, डेट जो डी ऑप्शन। तो गाइस आज का सेशन इतना ही रखते हैं, ये 50 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। आने वाले सेशन में हम आपके हिस्ट्री और आपके पॉलिटी और भी जो आपके बाकी सोशल सिक्योरिटी है उसके ऊपर हम मैक्सिमम क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करेंगे। सिंपली 19 मिनट्स में हमने पूरा सेशन कंप्लीट कर दिया। इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए होगी, आप सबको मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा, आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर कर लेना, और उधर आपको इस तरह के मटेरियल टाइम टू टाइम मिलते रहते हैं। तो गाइस मिलेंगे जब अपने नए सेशन में, तब तक आप सबसे अलविदा। अपनी तैयारी करते रहिए, आपकी मंजिल ज्यादा दूर नहीं है।